जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो बड़ा अजीब सा लगा था कि आरबीआई के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये डीमोनेटाइजेशन हो रही है। लाइक आरबीआई में बहुत तगड़ी कोई मीटिंग चल रही थी, तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोका कि 8 बजे प्राइम मिनिस्टर का भाषण है, तो इसलिए उन्होंने रोका। और तब उनको पता लगा कि डीमोनेटाइजेशन होने वाली है और हो गई है एक्चुअली। एंड द रीज़न वाज दैट 2010 में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास एक रेड हुई थी अराउंड 70 ऑड जो ब्रांचेस हैं इंडियन बैंक्स की, जो पब्लिक बैंक्स हैं जैसे एसबीआई वगैरह। तो जब वहाँ रेड हुई तो पता चला कि उनके पास फेक करेंसी नोट्स थे। तो उनको लगा हो सकता है आईएसआई से आए हों। तो फिर इन्वेस्टिगेशन हुई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला एक्चुअली आईएसआई से नहीं आए थे, वो आरबीआई से आए थे। तो फिर उन्होंने जब सीबीआई ने रेड की तो पता चला कि आरबीआई के वॉल्ट्स में फेक करेंसी नोट्स थे। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज जो मैं बात बोलने जा रही हूँ, बहुत लोगों को लगेगा ये ड्रामा चल रहा है, स्कूप चल रहा है, बट ये रियल लाइफ में हुआ है। आरबीआई में फेक नोट्स, वॉल्ट्स के अंदर फेक नोट्स थे। आरबीआई और आईएसआई एक टाइम पर मिलकर काम कर रहे थे। कर रहे हैं या नहीं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगी, बट काम कर रहे थे डेफिनेटली इन द पास्ट। सो आवर ओन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, heavily compromised, thanks to some traitors in the country itself. So आज उस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं देश कपूर सर, टेकी। हिज ओन वेबसाइट दृष्टिकोण.com इज वन ऑफ द बेस्ट साइट्स अगर आपको पढ़ने हैं आर्टिकल्स, उनकी डिटेल समझनी है रियलिटी, बिकॉज ही डजंट फेक अराउंड. He writes what is there on paper and what he can say in the court of law. ये चीज है and I can prove it. So it has that kind of that kind of what do you say, authority and integrity. That's the kind of website it is. So thank you so much sir for joining. थैंक यू और सो मच। मुझे आपने जब ये बात बताई तो मेरे तो कान खड़े हो गए थे। आरबीआई की वॉल्ट्स में फेक नोट्स हाँ और आईएएस काम कर रहे थे मिलके दोनों। जी सर। हाँ, तो जब जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो बड़ा अजीब सा लगा था कि आरबीआई के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये डीमोनेटाइजेशन हो रही है। इनफैक्ट वो तो किसी और मीटिंग के लिए वहाँ आए थे। लाइक आरबीआई में बहुत तगड़ी कोई मीटिंग चल रही थी, तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोका कि 8 बजे प्राइम मिनिस्टर का भाषण है, तो इसलिए उन्होंने रोका। और तब उनको पता लगा कि डीमोनेटाइजेशन होने वाली है और हो गई है एक्चुअली। एंड द रीज़न वाज दैट मुझे याद है बहुत अच्छे से कि 2010 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। अब वो आर्टिकल नहीं मिलते, बहुत मुश्किल है ये इन्फॉर्मेशन ढूंढना, पर एक दो बुक्स में है ये। बुक में भी है और एक आर्टिकल है जो अभी भी अवेलेबल है, वो भी archive.org में। मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था वो ये था कि पहले 2010 में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास एक रेड हुई थी अराउंड 70 ऑड जो ब्रांचेस हैं इंडियन बैंक्स की, जो पब्लिक बैंक्स हैं जैसे एसबीआई वगैरह। तो जब वहाँ रेड हुई तो पता चला कि उनके पास फेक करेंसी नोट्स थे। तो उनको लगा हो सकता है आईएसआई से आए हों। तो फिर इन्वेस्टिगेशन हुई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला एक्चुअली आईएसआई से नहीं आए थे, वो आरबीआई से आए थे। तो फिर उन्होंने देखा, जब आरबीआई में जब सीबीआई ने रेड की तो पता चला कि आरबीआई के वॉल्ट्स में फेक करेंसी नोट्स थे। तो तब उन्होंने और इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने देखा कि जो पेपर का जो सोर्स था आईएसआई का और आरबीआई का, वो सेम था, डेलारू। और ये सारा का सारा जो बैकअप प्लान था ये वहां तक जाता था। तो आईएसआई जो है वो ये पता चला कि देवर एक्चुअली बाइंग पेपर जो उनको जरूरत भी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा लेते थे। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो इतना पेपर लेते थे कि इंडिया की जरूरत से भी ज्यादा पेपर वो लेते थे। और जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे पता चला कि डेलारू जो थी उसका 1949 में, मार्च 1949 में एक जॉइंट वेंचर हुआ था पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के साथ। तो ऑल अलोंग इतने सारे सालों से डेलारू और पाकिस्तान का जो आईएसआई है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उनका तो आपस में जॉइंट वेंचर था।
हमने उसी कंपनी को अपना पेपर का सोर्स बना दिया, करेंसी पेपर का। और हमारा उन्होंने क्या तो एक और केस ऐसा हुआ जिसमें उनको वो एक और जगह पे वो मिले फेक करेंसी नोट्स मिले। तो जब वो केस चल रहा था तो उन्होंने कहा, जो लॉयर था कहता है कि आप चेक करो, ये तो फेक नहीं है, ये तो रियल है। जब उन्होंने चेक किया अपने आरबीआई वगैरह में, तो पता चला कि वो तो फेक नहीं थे, वो रियल थे। पर ऐसा हो कैसे सकता था, क्योंकि वो जो नोट्स जो वहाँ बिक रहे थे, जो जिसको फेक करेंसी नोट्स बोला जा रहा था, जिसको हमारे खुद के लैब्स ने कहा कि ये रियल करेंसी नोट्स हैं, वो तो 50% डिस्काउंट पे मिल रहे थे। तो जब उन्होंने बाहर के लैब्स में भेजा तो पता चला कि वाकई में जो नोट्स थे वो एक्चुअली फेक थे। 17 में से 16 जो फीचर्स थे वो बिल्कुल वो हूबहू थे। सिर्फ एक फीचर नहीं मिलता था। वो तो ऐसे था जैसे उन्होंने जानबूझ के वो नहीं किया, वरना हमारा पूरा करेंसी जो था वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज था। और ये तभी हो सकता है जब कोई अंदर का सोर्स ये चीजें उनको दे दे, वरना इतना आसान नहीं है कि एक पूरी करेंसी को वो करना, कॉम्प्रोमाइज कर देना। और कमाल की बात ये थी कि जो हमारी जिससे हम पेपर्स लेते थे, 3 कंपनीज थी। एक तो ये डेलारू थी, एक आर्जो विजिन्स थी, वो फ्रांस की थी, वो भी पाकिस्तान को पेपर देती थी। और आर्जो विजिन्स थी, एक लुजनथाल थी, और वो भी पाकिस्तान को वो पेपर देती थी। और एक क्रेन एबी थी, वो यूएस की कंपनी है। और ये सारी कंपनीज, ऐसा हुआ कि 2011 में एक लेटर भेजी गई बाय अननेम्ड ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नवंबर 2011 में। उन्होंने ये बताया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कि सिर्फ डेलारू ही कॉम्प्रोमाइज नहीं थी, सिर्फ उसी ने टेस्ट फेल नहीं किया, इन बाकी तीनों कंपनी ने भी टेस्ट फेल किया था, पर इनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। और ये जो था, जो आर्जो विजिन्स जो थी, उसके साथ उसके जो पेपर था, एक हाई सिक्योरिटी पासपोर्ट पेपर जो था उनके पास, वो सडनली डिसअपियर हो गया था। एंड तब से उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था इंडिया में। पर ये जो ब्लैकलिस्टिंग थी, वो अकॉर्डिंग टू मतलब एक आर्टिकल निकला था इंडियन एक्सप्रेस में, तो पता चला कि ये उठा ली गई थी ब्लैकलिस्ट। और ये उठाई गई ऑन द रिकमेंडेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ द देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर JN दीक्षित एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2005 में, वो थे P चिदम्बरम। और कमाल की बात यह थी, क्योंकि it's quite bombarding information that you're giving, so I like to go a little slow here. ये जो बैंक्स थे, ये सारे के सारे इंडिया पाकिस्तान इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास में थे, जो 19 बैंक्स की आप बात कर रहे हैं। वेरी जो 70 बैंक्स, क्योंकि वहां से एंट्री और एग्जिट भी आसानी हो जाती है, पोरस बॉर्डर है। राइट। पर कमाल की बात ये थी कि वो आरबीआई से आए थे। मतलब आई डोंट नो वो कैसे उन्होंने वो आरबीआई तक पहुंचे वो नोट्स, पर क्योंकि वहां फेक करेंसी का बहुत कारोबार होता था, तो इसलिए ये अज्यूम किया गया कि वो आईएसआई से आए थे। पर कमाल की बात ये थी, और ये लाजमी भी था, मतलब ये बहुत स्वाभाविक है कि ये सोचना कि वो एक्चुअली आईएसआई ने डाले थे वहां पर आईएसआई ने नहीं डाले थे। और यही सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव एक फाइंडिंग थी वहां की, कि आईएसआई से ना आके आरबीआई से आए थे। तो क्योंकि ये जो हमारा जो करेंसी के जो फीचर्स थे इतने सिमिलर थे, और जो पेपर था वो इतना ज्यादा वहां से आ रहा था कि लोगों का ये कहना था, कई लोगों का, कि आरबीआई और आईएसआई शायद एक साथ काम कर रहे थे। अगर ऐसा ना होता तो ये कैसे पॉसिबल है कि आईएसआई के प्रिंटेड नोट्स आरबीआई के वॉल्ट्स में आ गए? करेक्ट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, पाकिस्तान बना है 1947 में, और डेलारू जो कंपनी है दैट इज 200 इयर्स ओल्ड। उसका जो हम उसकी हिस्ट्री है, मार्च 10 1949, मार्च 10 1949, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। हमारा एग्रीमेंट कब हुआ डेलारू के साथ में?
हम नए हैं हमारा उनके लिए। हमारा बाद में, वो काफी बाद में हुआ था उनके साथ जो एग्रीमेंट था। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर जो कॉम्प्रोमाइजिंग जो चीजें थी हमारी जो शुरू हो गई थी, वो आई के गुजराल साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब से शुरू हो गई थी। क्योंकि आई के गुजराल जब थे और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो चिदम्बरम साहब थे, तब से ये शुरू हो चुका था। क्योंकि उन्होंने ये जो थे जो पेपर का जो वो था, जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो उन्होंने डेला रू को दिया, एक वो अमेरिकन कंपनी को दिया और एक जर्मन कंपनी को दिया। और अ, और तब से कई लोगों ने बोलना शुरू किया था कि ये जो हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग जो चीज़ें हैं तब से शुरू हो चुकी थी। पर ये जो इसका जो रियल इम्पैक्ट जो हुआ वो 2005 ऑनवर्ड्स, उसके बाद से जब वो दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर बने एंड देन बाद में होम मिनिस्टर भी बने, ये तब से शुरू हुआ। बिकॉज लाइक उस समय वो बहुत अजीब सा सिचुएशन थी जब अगर आपको याद हो 2005 के आसपास ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय एक और केस भी चला था स्मगलिंग का और हवाला का। आपको तपूरिया और एक हसन अली, आई थिंक इनका एक केस था। जो तपूरिया था वो स्मगलर था, और कमाल की बात यह है कि जो स्मगलर था तपूरिया, उस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो लाइक उसने केस किया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और जब मैंने देखा जाके कि उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है तपूरिया को, और वो हसन अली जो भी था, वो जो उसका साथी था, तो पता चला वो नलिनी चिदम्बरम की जो लॉ फर्म थी वो कर रही थी उसको रिप्रेजेंट। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ी अजीब सी खबर निकाल रहा हूँ। मैंने यहाँ यूएस में बैठे मैंने सिर्फ एक सर्च की थी कैलकाटा हाई कोर्ट में कि वो तपूरिया का जो लॉयर था वो कौन था, और उनके डॉकेट जो था वो ऑनलाइन था। जो डॉकेट ऑनलाइन था उसमें लिखा हुआ था कि नलिनी चिदम्बरम जो है उन्होंने, तो आप ये सोचिए कि एक खानदान है, उसका खुद की लॉ फर्म जो है वो स्मगलर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हवाला वाला वो स्मगलर है, और उन्हीं का खुद का अपना जो मिनिस्ट्री है वो उसको इंडाइट करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। होम मिनिस्टर सैया भाई कोतवाल डर काहेगा। द हस्बैंड इज सिटिंग इन सच अ पोजीशन एंड हिज ओन फैमिली इज रिप्रेजेंटिंग स्मगलर्स। द राइट। एंटायर सो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। यही एक रीजन था कि जब इतने ज्यादा लेवल पे कोई चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो जब डीमोनेटाइजेशन हुई और उसके बाद जब इतना सारा पेपर वहाँ बेकार गया, तो द पर्सन हु वाज एक्चुअली सपोज्ड टू बी द मेन, वो जो हेड था वहाँ का, वो प्रिंटिंग प्रेस जो वहाँ चल रही थी फेक करेंसी नोट्स की, उसने सुसाइड किया था। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था। प्रिंटिंग हाँ प्रेस के हेड ने सुसाइड किया था हाँ, पाकिस्तान आफ्टर में डिमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के बाद, वाओ, क्योंकि दैट वाज, या क्योंकि फिर डर इतना था? बड़ा लॉस हुआ था। सर लॉस भी था और डर भी था कि कहीं पकड़े गए तो आई हैव टू स्पिल द बीन्स, मे बी दैट वाज आल्सो रीजन। पता नहीं, वो तो उसका वहां था क्योंकि सी, वो तो पूरा बर्बाद हो गया था एक्चुअली। देखो मैंने जरूरी नहीं है ये कि सामने में जो चीज नजर आए, आई मीन आई एम प्राउड ऑफ माय शैडो मैन, आई वुड पुट इट दैट वे। आज के डेट में हम्म, कोई जरूरी नहीं है कि हम सामने से जाके पकड़ के लेके आएंगे वो मूवी स्टाइल में, आ तू बक थर्ड डिग्री टॉर्चर। नो, देयर आर अदर राइट मीन्स टू टेक आउट इंफॉर्मेशन। मे बी दैट वाज आल्सो रीजन ही डिड सुसाइड, और मे बी ही वाज किल्ड आल्सो इन राइट, ऑर्डर टू या कीप। दैट विल आल्सो बी पॉसिबल। पर पाकिस्तान का जो पतन है तब से शुरू हुआ था। और मैं एक और चीज मैंने ये एक आर्टिकल लिखा था कि ऐसा कैसे है कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के पास लाइक सडनली सारी सारी जो उसकी कंपनीज हैं वो बंद हो गई, या बहुत तगड़ा एक्सपोर्ट करते थे वो बंद हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ पिछले 5 साल में। तो जितना वो अभी एक्सपोर्ट करते हैं
रफली वो उतना ही एक्सपोर्ट पहले भी करते थे, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा थोड़ा बहुत। जितना इंपोर्ट आज करते हैं उतना ही इंपोर्ट पहले भी करते थे, शायद थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया होगा बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस। उनका इकोनॉमी शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज थी। उनकी जो इकोनॉमी थी पाकिस्तान की, उसमें शुरू से ही यू नो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम थे और इंपोर्ट्स बहुत इनइलास्टिक थे। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं यहाँ आया था स्टार्टिंग में यूएस में, तो एक पाकिस्तानी था तो उसने मेरे को बोला, अरे हमारे वहाँ तो टोयोटा और होंडा कार्स होती हैं, तुम्हारे पास कौन सी होती हैं? मैंने कहा हमारे पास तो मारुति होती है, उस समय मारुति थी, हुंडई अभी आई थी। तो वो हंस रहा था। मैंने कहा हमें फ़र्क ये है कि तुम्हारे पास टोयोटा इंपोर्ट होके आती है, हम मारुति खुद बनाते हैं, OEMs हमारे पास खुद हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम टोयोटा होंडा को compete करने वाली गाड़ियां बनाएंगे और तुम जो है वो इंपोर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे। और वही आज हो रहा है, क्योंकि जब हमारा दोनों का पार्टीशन हुआ और जो दोनों का इंडिपेंडेंस हुआ, उस समय उन्होंने पैसे मांगे वेस्टर्न कंट्री से और हमने IIT IIMs मांगे। दोनों की थिंकिंग में, दोनों के माइंडसेट में बहुत फर्क था। और इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि आज ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान इस दलदल में गिरे ही जा रहा है और बाहर निकल ही नहीं पा रहा। उसका रीजन ये है कि हर साल फेक करेंसी से वो कम से कम, ये ऑफिशियल जो किसी ने कैलकुलेशन की है, ये मिंट जो लाइव मिंट जो न्यूज़पेपर है वहाँ एक आर्टिकल आया था, 500 करोड़ एनुअली वो बनाते थे। 500 करोड़ एनुअली उनका प्रॉफिट होता था। हवाला के अंदर $12 बिलियन का वो काम चलता था। एंड मेरा ये मानना है, मेरा ये आर्गुमेंट था उस आर्टिकल में कि पिछले 70 सालों में हमारे इंडियन जो इकोनॉमी है उसने सिर्फ इंडियंस का ही पेट नहीं पाला, उसने पाकिस्तानियों का भी पेट पाला है। पाकिस्तानी इकोनॉमी वो चल ही इसी रही थी क्योंकि वो हमसे चोरी करते थे और उनका जो चोरी करना था वो कोई रोक ही नहीं पा रहा था, बिकॉज हमारे सारे जो वो लीडर्स थे वो सारे कॉम्प्रोमाइज थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कोट था ऑफ वन ऑफ द हेड्स ऑफ KGB इन 1980s। उसने कहा था कि इंडिया इज ऑन फायर सेल, इंडिया इज ऑन फायर सेल। क्योंकि एक बहुत बड़े वो है यहाँ जर्नलिस्ट हैं यूएस के, सेमोर हर्श, उन्होंने किताब लिखी थी, मैंने वो किताब पढ़ी है और वो कोट भी पढ़ा है, जो उनका पूरा पैराग्राफ है। उन्होंने कहा था मोरारजी देसाई जो थे उनको पर एनम बहुत सालों तक $20,000 CIA देती रही। मोरारजी देसाई ने उनके ऊपर केस किया और वो हार गए। मोरारजी देसाई हार गए बिकॉज वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि जो सेमूर हर्ष ने कहा है वो सही है, वो सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ये माना कि जो सेमूर हर्ष ने कहा है उसके सोर्सेज की वजह से वो बिल्कुल सही था। और मित्रोखिन आर्काइव्स जो हैं, जो वो बड़े पॉपुलर हुए थे, वो कश्मीर फाइल्स में भी उन्होंने आई थिंक, नहीं कश्मीर फाइल नहीं, वो जो शास्त्री के ऊपर जो मूवी बनी थी विवेक अग्निहोत्री ने जो बनाई थी, तो उसमें उसका भी वर्णन था। जो मित्रोखिन हाँ जो ताशकंद फाइल्स, तो उसमें जो मित्रोखिन आर्काइव्स, दिस मित्रोखिन गाय वाज एक्चुअली अ रशियन हु यूज्ड टू बी, उनके जो आर्काइव्स हैं लाइक उसमें वो काम करता था और धीरे धीरे करके वो एक एक पेज ले लेके उसने अपना एक पूरा सेट बना लिया था और वो लेके उसने वो मूव कर गया यूएस में। जब वो मूव किया यूएस में तब उसने सारे वो अपने पेपर्स जो थे और सब कुछ जो इंटेलिजेंस जो सीक्रेट पेपर्स थे जब उसने दिखाए और जब वो पब्लिश हुए तो पता चला कि इंडिया के बहुत सारे पॉलिटिशियंस KGB के पेरोल पे थे, इंक्लूडिंग मित्रोखिन आर्काइव्स की से जो कहा गया था, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी। तो आप
ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां लिखा हुआ है, मतलब दिस इज ऑल देयर एज पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। तो आप ये सोचिए, मोरारजी देसाई बहुत साल तक उस समय तक एक कांग्रेस के लीडर थे, जैसे इंदिरा गांधी थी, हालांकि दोनों में बनती नहीं थी और शायद इसलिए नहीं बनती थी। तो हमारी पूरी गवर्नमेंट बिल्कुल फायर से इतने साल तक, जब इस तरह से हमारी पूरी कंट्री जब कॉम्प्रोमाइज थी, तो उस समय क्या ये सोचना क्या गलत होगा कि हमारे जो लीडर्स थे, हमारी जो इकोनॉमी थी, उस पर पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ था? ऐसा कैसे हो गया कि इतने साल तक कश्मीर के लिए वो इतना ज्यादा हम पे एग्रेशन लाइक उन्होंने दिखाया और हमने कुछ बोला भी नहीं उनको कभी वापस, जबकि बिकॉज़ ही जो वांटेड टू कीप इट अलाइव, नो? भाई वो प्रॉब्लम रखनी है, तभी तो आर्म्स खरीदेंगे, तभी लड़ाइयाँ होंगी, तभी बम फूटेंगे, तभी एक दूसरे को कोस सकेंगे। Because if you want to if you want to solve a problem, you sit on a table and you say, okay, ये middle ground है, let's just solve it. नहीं, प्रॉब्लम They सॉल्व हो never ही नहीं do सकती that. पाकिस्तान के इन साथ। दोनों की कुछ भी नहीं करना चाहता है। हाँ, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना देश बनाया ही नहीं था। तो ऑन दिस थिंग, सो इट सो हैपन कि उसके बाद 2016 तक वो डेला रू फिर भी रही, उसके बाद डेला रू को बिल्कुल खत्म कर दिया गया इंडिया से। और इंडिया की जो टोटल जो नीड्स हैं जो पेपर की, जो सिक्योरिटी पेपर की है, वो अराउंड 22,000 और 24,000 मेट्रिक टन के आसपास है। हमारे पास एक प्रेस वो पेपर का प्लांट होता था, है होशंगाबाद में, एमपी में, और वो अराउंड 12,000 मेट्रिक टन वो बनाता है जो पेपर है। तो इन्होंने अब एक नया, हाँ नागपुर प्रिंटिंग प्रेस, आई थिंक दैट्स द नेम, हाँ, राइट? तो नाउ अब ये दूसरा एक और लगा रहे हैं वहां पर। अब वो प्रिंटिंग प्रेस तो वहां नागपुर में है, बट जो प्लांट है जो पेपर बनाता है, प्लांट, वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, जो 12,000 मेट्रिक टन बनाता है। पर वो दैट इज हाफ ऑफ आवर ऑल द नीड्स, तभी हम बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं पेपर। और दूसरा प्लांट जो है अब बालासोर में लग रहा है, बालासोर उड़ीसा में, तो वो भी 12,000 मेट्रिक टन का लग रहा है। तो अभी उम्मीद है कि आई थिंक साल भर के अंदर अंदर ये जो है पूरा हमारा जो नीड है, हम पूरे आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो अब तक नहीं था। तो इसीलिए हमारा जो पेपर था, क्योंकि हम बाहर से लेते थे, इसलिए वो भी हम कॉम्प्रोमाइज थे। और जो हमारे अपने इंटरनल जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी थी, चाहे वो आरबीआई में हो या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम की हो, वो भी बहुत कॉम्प्रोमाइज थी। यही कारण है कि डीमोनेटाइजेशन के पहले किसी को भी इतला नहीं दी गई। इवन आरबीआई के जो हेड्स थे, उनको भी इस बात का पता नहीं था, ये इतना सीक्रेट था। जी सर, यहाँ पर मैं वापस 2-3 चीजों पे लेके आती हूँ। जो लॉयल्टीज ऑफ डेलारू है, दे हैव ऑलवेज बीन टुवर्ड्स पाकिस्तान, बिकॉज वो उनके साथ स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए थे। तो क्या जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स आई, उनको ये नजर नहीं आया कि दिस कंपनी, दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद पाकिस्तान? तो ये गड़बड़ कर सकते हैं हमारे लिए भाई, क्योंकि वो तो जिगरी दोस्त है ना। ऐसा लगता है कि एक ही माँ के 2 बेटे हो, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज 1949, आई मीन, और ये 200 साल पुरानी, और हमने जुमा 2-4 साल पहले एग्रीमेंट किया है। राइट। सो किसको ये नजर नहीं आया? नहीं नजर आया, वो इसलिए शायद क्योंकि उनको फायदा होता था उससे। और ये जो डेलारू के जो हेड थे, वो खुद क्वीन के साथ रिलेटेड हैं, मतलब उनके फैमिली मेंबर हैं। तो ये तब बाहर निकला था जब इंडिया ने पेपर उनसे लेना बंद कर दिया। This is a very interesting point. Delaru is related to the Queen's family of UK, Britain. Yes, that's right. सारी प्रॉब्लम यूके क्यों पहुंच जाती है? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लंदन में ही आईएसआई, लंदन में ही खालिस्तान, लंदन में ही राहुल गांधी, लंदन में ही कांग्रेस, लंदन ही है जिसने, आई मीन यूके है जिसने पाकिस्तान बनाया, अफगानिस्तान बनाया, नेपाल बनाया, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं अभी तक। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, एसजीपीसी, MI6, खालिस्तान कनेक्टेड। Yes, that's true.
सो अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये क्वीन के बिहाफ पे हुआ हो या रॉयल फैमिली के बिहाफ पर ये हुआ हो, दिस फेक करेंसी, maybe राइट। directly, no, not directly because we don't have that kind of a proof, तो गलत नहीं होगा सर। सर जब आप कह रहे हैं कि रॉयल फैमिली से कनेक्टेड है डेलारो, दिस इज शॉकिंग अगेन, क्योंकि इसमें इट वोंट बी रॉन्ग टू इमेजिन कि हो सकता है इन्होंने ही करवाया हो। आई मीन द रॉयल फैमिली बिकॉज दे हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप, वो है ना दुधारू गाय है तो जितना जब तक जिंदा है खींचते रहो दूध निकालते रहो, सो समथिंग ऑफ दैट दे हैव ऑलवेज बीन ट्राइंग टू डू विद इंडिया. And they are the ones who created Khalistan. They are the ones who created ISI. They are the ones who created Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bangladesh. सब कुछ तो इन्हीं का किया धरा है. अभी जो खालिस्तान चल रहा है किसी को बताने की जरूरत है कि एसजीपीसी कौन कंट्रोल कर रहा है. MI6 was the one who created and operated SGPC in the initial stages. अभी क्या हालात है उस पर हम बाद में बात करेंगे. जी सर. हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो ब्रिटिश जब छोड़ के गए थे, तो ये उन्होंने पाकिस्तान जो उन्होंने क्रिएट किया वो तो इसलिए क्रिएट किया था कि उनको एक्सेस मिल जाए टू सोवियत यूनियन. एक्चुअली बहुत सारे लोगों बहुत सारे सोर्सेज में ये कहा गया है कि ब्रिटेन ने जिन्ना के साथ जो पैक्ट किया था, जो लाइक अंडरस्टैंडिंग की थी, वो इसलिए की थी कि पाकिस्तान बने और पाकिस्तान विल बिकम द बेस फॉर ब्रिटेन एंड लाइक यूएस टू टेक ऑन सोवियत यूनियन. ये उनका मानना था. और सेमुअल हर्श जो हैं वो जो जर्नलिस्ट हैं यूएस के, तो उन्होंने एक आर्टिकल है न्यूयॉर्कर मैगजीन में, तो उसमें एक जगह लिखा जो मैंने पढ़ा कि 1950 में, एज अर्ली एज 1950 में उन्होंने अपने नॉर्दर्न एरियाज जो हैं पाकिस्तान ने वो CIA के हाथ दे दिए थे. They had handed over their northern areas in Pakistan to CIA and to Britain, so that वो वहाँ पर जाकर वो एस्पियोनाज कर सकें. इनफैक्ट उनके जो लाइक यूट्यूब बॉम्बर्स थे वो वहाँ स्टेशन रहते थे. ये बहुत लोगों को नहीं पता, पर ये सब फैक्ट्स हैं जो पब्लिक नॉलेज, जो पब्लिक में आ चुकी है इंफॉर्मेशन. और सेमुअल हर्श, जैसे मैंने बताया कि जब मोरारजी देसाई ने उनके खिलाफ किया वो भी हार गए. सेमुअल हर्श का जो काम होता है वो बहुत पक्का होता है. तो अगर वो ये कह रहा है कि एज अर्ली एज 1950 CIA के हाथ पूरे नॉर्दर्न एरियाज दे दिए गए थे पाकिस्तान के, तो आप ये समझ लो कि पाकिस्तान बनने से पहले ये पैक्ट हो चुका था, ये एग्रीमेंट हो चुका था उनका कि जो पाकिस्तान जब बनेगा तो ये एक्सेस उनको मिलेगा जो इंडिया नहीं दे रहा था. तो अगर पाकिस्तान वहाँ था, अगर बनना था, तो उसके पास पैसा कहाँ से आना था? इतने साल सिर्फ 2 जगह से तो पैसा आ रहा है. या तो उन्होंने या तो वेस्ट ने दिया उनको पैसा, ग्रांट वगैरह दे के, या फिर उन्होंने इंडिया से मारा है. और कोई उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं. टेररिज्म वाज द बेस बिहाइंड एवरीथिंग. अगर टेररिज्म ना होता, वो अगर क्योंकि पैसा आ रहा था इतनी आसानी से, तो इसलिए उन्होंने वो टेररिज्म को भी जारी रखा. और लाइक उसका फायदा जब तक हो रहा था वेस्ट का तब तक ठीक था, जब नहीं हुआ तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. तो लाइक ये मेरा भी मानना है कि कुछ ना कुछ उनका था जो ब्लेसिंग थी पीछे से, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की. Blessing. It's a very nice word, blessing. Sarcasm at its best. सर इसमें एक और बंदे का नाम है बिफोर हम वाइंड अप करेंगे. पी चिदम्बरम. मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ. Bring it on if you want to bring the lawsuit. I don't care. आप डाल दीजिए. पी चिदम्बरम, मुझे ऐसा लगता है has been a mastermind behind all of this fake currency thing that has reached even RBI, क्योंकि ये भाई सबको फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए होती थी हमेशा. I want फाइनेंस मिनिस्ट्री. अपनी लुंगी में घूमते घूमते ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ही मांगते थे हमेशा. एंड ही इज सपोज्ड टू बी वेरी क्लोज टू सोनिया गांधी. राइट. सो ये जब से उन्होंने लाइक फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली थी, उसके बाद से ही ये सारे स्कैम वगैरह शुरू हुए थे. और ये जो फेक करेंसी नोट्स का जो बोल वाला है, मतलब आप अगर आप देखें जब IK गुजराल की जब गवर्नमेंट बनी, ये 96-97 से इसका
इसका सारा काम चालू हो गया था जब उन्होंने 3 डिफरेंट कंपनीज को दिया विदाउट हैविंग विदाउट अप्रूविंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स। और जब पार्लियामेंट का पता चला था तो बहुत बवाल मचा था वहां पर ये तब से ये स्लाइड जो शुरू हुआ वो 2010 के बाद तक चलता रहा था। ये जब तक डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ तब तक सी, अगर आप देखें सिर्फ यही नहीं है, हवाला का जो पूरा जो राउट है, जो पूरा उनका रूट जो उन्होंने बनाया, जो मॉरिशस के थ्रू आता था, वो भी तो पी चिदम्बरम ने ही बनाया था। जो मॉरिशस का जो एग्रीमेंट था जो बना था और जो जिसको एक्सचेंज किया था उन्होंने, वो भी उन्होंने ही किया था। तो मॉरिशस जब वो हवाला का एक कॉन्डुइट जब बना तो वो उसी टाइम के दौरान तो बना था। मतलब वो हम तो हैरान होते थे कई बार देख के, मैं तो कि इंडिया का हाईएस्ट एफडीआई जो है वो मॉरिशस के थ्रू आता था। वो मॉरिशस है कौन जो इंडिया में हाईएस्ट एफडीआई करता था? वो एफडीआई नहीं था, वो सब कुछ वो हवाला का मनी वापस आ रहा था। तो ये जो है पाकिस्तान का जो पालन पोषण था वो हो ही ऐसे रहा था। अगर आप देखें, अगर आप खुद सोचो ना, नार्को टेररिज्म, आप लोग वो नार्को जो ड्रग्स वगैरह बेचते हैं बिलियंस, आप हवाला लो बिलियंस में, आप ये फेक करेंसी नोट्स हो, कहते हैं 500 करोड़, पर ये भी बहुत ज़्यादा है। देखिए भी बहुत कम एस्टिमेशन है, बहुत ज़्यादा थे जो हमारे वो हुए जो उन्होंने पंप किए थे। तभी जब लोग ये बोलते हैं ना, वो कई लोग ये आर्गुमेंट देते थे कि अरे 99% जो थे वो नोट्स वो तो वापस आ गए, तो डीमोनेटाइजेशन का फायदा क्या हुआ? तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ जब कोई ऐसा वो मेरा दोस्त ऐसा बोलता है कि अगर मैं ये मान लूं कि आरबीआई के जो नोट्स थे वो एक्स हैं, फेक करेंसी नोट्स जो हैं वाई हैं, तो टोटल नोट्स जो थे इंडिया में जो घूम रहे थे उस समय, जो सर्कुलेशन में थे, वो एक्स प्लस वाई थे। आरबीआई और गवर्नमेंट को एक्स का तो पता था, वाई का थोड़ी पता था। तो जो आप बोल रहे हैं 99%, आप 99% तो एक्स का बोल सकते हो ना, एक्स वो वाई का तो नहीं बोल सकते। तो जब आप बोलते हो 99%, आप बोलते हो ऑफ एक्स, नॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। तो गवर्नमेंट का एजेंडा तो यही था ना कि 99% ऑफ एक्स तो वापस आए पर वाई वापस ना आए और वाई सारा बर्बाद हो जाए, और वही तो हुआ। तो लोग ऐसे, हाँ, लोग दिखाते ऐसे हैं जैसे अरे 99% तो सारे नोट्स वापस आ गए, तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो वाई थे वो तो वापस नहीं आए, और वही तो नहीं हम चाहते थे। नहीं, अभी रिसेंटली इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आई श्री अय्यर सर ने भी ये चीज अपने कई शोज में बोली है कि 99, और मैं शायद मैं बड़े हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाई, बट योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। और एक कहानी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मुझे बड़ी जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आई वाज बैक इन I was in the capital in Lusaka at that point of time in Zambia, country called Zambia. तो वहाँ पे एक स्टोरी आई एंड आई वाज लाफिंग, मेरे एकदम पेट में दर्द हो गया। एक बंदा था और वो बंदा क्या था, वो रोज उस पे जाता था रिक्शे पे, वो जो खींच के जो चलाते हैं ना सर रिक्शा 3 पहिए वाला, उस पे जाता था। उसके गोडाउन में जब रेड पड़ी तो पता चला पूरा गोडाउन में सिर्फ पैसे ही पैसे थे। द गोडाउन वाज फुल ऑफ इंडियन करेंसी, 500 रुपीज। और वो अपने आप को इतना हम्बल दिखाता था, सूरत का था सर, ज्यादा दूर की बात। लोग जब उसके घर पे रेड पड़ी, पीपल वर लाइक ये तो बड़ा गरीब था, हमारी जैसा था, ये इतना अमीर है, हमें तो आइडिया नहीं था। तो ऐसे कई केसेस आए व्हेन डीमोनेटाइजेशन हैपेंड। लोग उसका बोलते थे ना, इसका ऐसे वो बनाओ, इस पे चना दाल गरम खाने के लिए एंड टॉयलेट की तरह यूज करो। सो डेफिनेटली दैट हैपेंड। बट द थिंग इज दैट हमारी कंट्री हमेशा अपनों ने कॉम्प्रोमाइज की है, बाहर वालों ने नहीं। चाहे क्वीन रही हो, क्वीन को सोल्जर्स तो हमारे ही लोगों में मिले ना, पीछे लोग मिले ना, आई के गुजराल जैसे लोग। सो इसमें एक चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई जो शायद मिस हो गया आपने हमारी बातों में, कि प्रणब मुखर्जी ने कोई ब्लैक लिस्टिंग्स की थी और वो होम मिनिस्ट्री तक को नहीं बताई थी। हाँ, वो एक्चुअली की चिदम्बरम ने थी इन 2005,
और वो जो जब उसको आर्जो विजिन्स जो थी, जो कंपनी थी, ये क्या ब्लैकलिस्ट किया था ना, डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था प्रणब हाँ मुखर्जी ने। हाँ, वो डेलारू को किया था, पर आर्जो विजिन्स का जो था, जो हाँ, वो प्रणब मुखर्जी ने डेलारू को किया था, जो कि ये अरविंद माया राम ने, हु वाज एक्टिंग दे से ऑन बिहाफ ऑफ पी चिदम्बरम, उसने एक्चुअली वो लाइक रद्द कर दिया। दैट इज व्हाई वो रेड उसके वहां हुई थी, अरविंद माया राम के। नाउ व्हाट हैपेंड, मैंने जैसे बताया था कि वो आर्जो विजिन्स जो कंपनी थी वो भी ब्लैकलिस्ट हुई थी, पर उसको लाइक उसको निकाल दिया था ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द NSA Jane Dikshit and the Ministry of Finance, which was being led by P Chidambaram in 2005. So so एक्शन जो है इनको बार बार लाइक वापस लाने का, वो कुछ ही ऐसे वो प्लेयर्स थे जो बार बार किए जा रहे थे, डिस्पाइट द फैक्ट के जैसे प्रणब मुखर्जी थे या लाइक बाकी लोग थे, उन्होंने कोशिश की थी रोकने की, पर ऐसा हो नहीं पाया बहुत देर तक। शायद इन्हीं एक्शंस की वजह से सोनिया गांधी प्रणब मुखर्जी को डिसलाइक करने लग गई थी, बिकॉज प्रणब मुखर्जी, अच्छा जब ये एक्शन लिया गया तो मैं अपने फ्रेंड्स अपने व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगी कि होम मिनिस्ट्री को नहीं बताया गया था, एंड होम हाँ, मिनिस्ट्री होम वाज मिनिस्टर ने बताया, हेडेड राइट। दैट पॉइंट। तो प्रणब मुखर्जी को नहीं बताया गया था, तब वो जो एक्शन था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो थी, वो अंडर चिदम्बरम, लाइक दे टुक द एक्शन even though NSA was involved in that. NSA was involved, imagine. So that was the kind of compromise we had. But इस गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज की हैं। द बेस्ट पार्ट इज डिजिटल मनी है, अब तुम छापो जितना छापना है, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, कॉस्ट ऑफ ये, एंड इसको मैनेज करना, मेंटेन करना, आई थिंक एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। यू सेव सो मच ऑफ मनी व्हेन यू आर नॉट प्रिंटिंग। Right. इसके And साथ भी ये हम foolproof है हमारा। See, one of the things that people don't realize is कि UPI जो है उस पर हम कभी बात करेंगे। UPI will destroy, and it has already destroyed Visa and Mastercard in India. Visa and Mastercard के जो CEOs हैं वो इसलिए तरले डालते रहते हैं इंडिया के इस समय, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, like in front of UPI, and it can be destroyed. And the main reason is because interoperability नहीं है उसकी। ये वीजा मास्टरकार्ड ये होता है एक लाइक उसको कहते हैं पेमेंट रेल्स, जो जैसे वीजा मास्टरकार्ड पेपैल ये सब है। ये पेपैल से ही करता है, वीजा लाइक जो है वो लाइक वीजा के साथ ही करता है, और मास्टर के साथ ही करता है वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं। दे कैन नॉट गो फ्रॉम लाइक वीजा टू लाइक समथिंग एल्स एंड लाइक बैक। यूपीआई में ये इंटरऑपरेबिलिटी है विद द सिक्योरिटी विच इज फुल प्रूफ, जो लाइक बायो जो भी वो है उसका जो सिक्योरिटी रहती है उनकी। तो ये लाइक इसी वजह से यूपीआई के जो इतने सारे वो हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स जो हो रहे हैं, सिंगापुर के साथ हुआ, फ्रांस के साथ हुआ, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद डीमोनेटाइजेशन के बाद यूपीआई का आना और बढ़ना, इसीलिए इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रहा है इंडिया के लिए। It is safe also, no? I don't need to carry money all the time. मेरे बैंक से connected है, टक 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 2 मिनट में and payment is done. Right. Otherwise, you have to carry cash in your purse all that. अब ये फोन के अंदर you have the entire world with you, right? नहीं तो थोड़ा सा भी कैश घर पे रहता था तो डर लगता था यार हम आगे पीछे कोई उठा के ना ले जाए। So that kind of safe हाथ में है। इंडिया में तो आपके हाथ में, आप जाके वो करो and like you can, वो सारा लिंक्ड है आपस में। like आपको तो फोन कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। सर प्रॉब्लम क्या है ना, वो बेचारे वो जो टॉप के 2-4% थे ना, जिनके जो गोडाउन्स भर के रखते थे पर चलते रिक्शे में थे, उनकी बैंड बज गई है। सो या थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी वेरी नाइस सेशन। जाने से पहले एक चीज जो बहुत नोटिसेबल है, हमेशा ताला अंदर से खुला है, बाहर से नहीं। देश के बनिए, देश के गद्दार मत बनिए। जयचंद बनना बहुत आसान है थोड़े पैसों के लिए, बट then what you do to your community, to your people, to your generations, to your own country, आपके बच्चे यहीं पलेंगे बढ़ेंगे, वो यूएस वाले लात मार कर निकाल देंगे जिस दिन कुछ भी होगा। कोई भी कंट्री लात मार
सरकार आपको निकाल देगी, आपको यहीं आना है, इसी मिट्टी के हो। तो जिस मिट्टी के हो, उस मिट्टी के साथ गद्दारी मत करो। उस मिट्टी को उसका हक दो कम से कम। उस मिट्टी के साथ अपनी वफादारी रखो, अपनी जिम्मेदारी रखो। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले अपने मेरे सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वेस्ट दी सर के लिए, ही राइट्स फैंटास्टिक आर्टिकल्स ऑन दृष्टिकोण.com। प्लीज सब्सक्राइब करिए। इफ यू डो देयर आर टू मेनी मोड्स, वन इज द फ्री मोड एंड द अदर इज पेमेंट मोड। आपको जो अच्छा लगता है आप करें, बट डू रीड द आर्टिकल्स, बट दैट बिकॉज दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर। ही डज थरो रिसर्च, उसके बाद लिखते हैं सर। सो गो एंड सब्सक्राइब एंड रीड। और ये भी नहीं कि रोज हर आधे घंटे में कोई आर्टिकल आ रहे हैं। नो, ही राइट्स ओनली वंस अ वीक एंड देर ऑल थरो आर्टिकल्स। बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं, चोरी करते हैं। मैं नाम भी नहीं लूंगी, बड़े बड़े लोग हैं। विवेक सर, थैंकफुली विवेक अग्निहोत्री सर तो कोट करते हैं इनके आर्टिकल्स को व्हेन ही डज सेशंस ऑन आई एम बुड्ढा। अभी तो थोड़े कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, so he does it less, but yes, a lot of people copy and paste. So go and read the direct source from where the things are coming. और दूसरा, मुझे भी like, subscribe and share, Absolutely. don't contribute and support. और शिकायत करनी हो, लिखना हो, बताना हो, you know, जो भी आपको करना हो, get in touch करना हो. And if you feel you're a good guest, you're an expert on a matter, please be my guest. I always love to have fresh faces and fresh voices because they give us new perspective, new ideas कि लोग क्या सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much.